डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपने नामांकन किया बरौली विधानसभा क्षेत्र से, आप प्रत्याशी हो रहे हैं। बरौली विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ से पहले चार चार बार विधायक रहे, मंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी ने राम परवेश राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजद के प्रदेश महासचिव हैं। 25-30 वर्षों का अनुभव लेकर के राजू जो है बरौली में आ रहे हैं, और ऐसे में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप, कितना बड़ा मुकाबला होने जा रहा है? जी, ये मुकाबला विकासवाद और गैर विकासवाद का है, सांप्रदायिकता और विकासवाद का है। पहली बात कि जो 30 वर्षों से स्वघोषित मालिक और यहाँ के पूर्व नेता रह चुके हैं, जो पूर्व विधायक हैं, एक को तो पार्टी ने साइड कर दिया और दूसरे को जनता साइड करने वाली है। कारण ये है कि देखिए, व्यक्तिगत विरोध या व्यक्तिगत किसी से कोई पक्षपात नहीं, लेकिन जब बात आती है कि एक भी शिक्षण संस्थान नहीं खुल पाया 30 वर्षों में, बांध पक्कीकरण ना हो पाया, 3 महीने में आपको लगातार 3 बार बाढ़ आ गई, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी पर्यटन मंत्री रहते हुए कार्य ना हो पाया जिससे हम कह सकें कि हमारे ज़िले, हमारे बिहार के गौरव पर्यटन मंत्री जी के द्वारा कुछ किया गया इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में। कैबिनेट मंत्री स्तर का वो पोस्ट है। अब अगर उस पोस्ट पे रहने के बाद 30 वर्षों में आप इतना जनता के हक से बारंबार गए और ना बन पाए, इसका मतलब तो साफ है कि अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के बाद ही लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर तो वही लोग जो पैराशूट उम्मीदवार हैं उनका चलन कुछ चला है। पार्टी एक लूप होल्स होती है कि पार्टी को कुछ खाने मिलते हैं जिसमें सही समीकरण के चीज़ों को भरना होता है, भले जनता के बीच कोई पकड़ होना हो या जनता के बीच कहीं उनकी कोई पहचान होना हो। गोपालगंज से भी पुराना इतिहास रहा है लड़ने का और लड़ करके हारने का, और इतिहास बरौली में और प्रागढ़ होगा और बहुत सशक्त होगा। क्योंकि देखिए, जनता के बीच जब आप बाढ़ में रहे नहीं, जनता के बीच जब आप दुख सुख में रहे नहीं, अचानक से आप 15 दिन पहले प्रकट हों और बोले तथास्तु, और लोग आपके चरणों में शरणागत आ जाएं, तो ये जाति, धर्म और किसी भी वर्गीकरण के आधार पे आप चाहेंगे कि लोगों को अपने साथ जोड़ पाएं तो कभी नहीं हो पाएगा। अब जनता मूर्ख नहीं बैठी, वही में हम अपन काट लें। रेडी, कंटिन्यू। इस मुकाबले में डॉक्टर अभिषेक रंजन अपने आप को कहाँ पाते हैं? जी, ये तो मुकाबला ही नहीं है। कारण है कि देखिए, मुकाबले में प्रतिद्वंदी और आप किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए दौड़ करते हैं, कुछ नूरा कुश्ती करते हैं, किसी न किसी चीज़ को पुरस्कृत स्वरूप लेने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे लिए ये सेवा की बात है। चिकित्सक रहते हुए 5 सालों में मैंने जो सेवा दी, वो सेवा पूरा जिला जानता है, पूरा बिहार जानता है। और अगर एक समाज सेवी के तौर पे एक बेटे के स्वरूप में मैंने ज़िले में काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल में है कि एक ऐसा उम्मीदवार है जो कम से कम नहीं कुछ तो सेवा में तो रहेगा ही, और इसके लिए कहीं से कोई मुकाबला नहीं, जो सेवा करेगा जनता उसको चुनेगी। बरौली विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या बनेगा? सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का मुद्दा है, बांध पक्कीकरण का मुद्दा है। बारंबार बाढ़ आने से लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि जहां जाइए आप सभा में तो लोग पुराने नेता लोग को खोज रहे हैं कि जो बाढ़ आई उस समय कहाँ थे और कहाँ कैसे कैसे हम त्रस्त थे जब बाढ़ के कारण, तो हमारा क्या हाल था, आप देखने सुनने नहीं आए। इसके अलावा और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, अभी युवाओं के रोज़गार और युवाओं के लिए शिक्षा का अभाव है, जो बरौली विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ कुचायकोट, हमारे यहाँ बैकुंठपुर, हर जगह आपको ITI है, हर जगह शिक्षण संस्थान खुले हैं। यहाँ शून्य खुला है, कुछ नहीं हुआ, ज़ीरो हुआ। महिलाओं की बात करें, युवती की बात करें, तो इनके लिए एक महिला कॉलेज नहीं, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। तो जो युवा हैं, अगर आप उन्हें शिक्षा से रोज़गार तक नहीं पहुंचा रहे, और साथ ही साथ बांध पक्कीकरण की बात करें तो बैकुंठपुर में हो सकता है, उसके लिए फंड आ सकती है। तो बरौली का दुर्भाग्य है कि ऐसा अकर्मण्य नेता हुए जिनकी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन अब होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। रोजगार के मुद्दे पर अगर बात करें तो जो NDA है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं विरोधी दल की बहुत ज़्यादा रोजगार इनकी वजह से बढ़ा, और महागठबंधन में राजद के जो है तथाकथित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम पहली कैबिनेट में जो है 4.5 लाख रोजगार देंगे, बाद में 10 लाख तक देने का वादा करते हैं। कुछ नज़र आता है तेजस्वी में आपको? जी देखिए, नज़र आने के लिए उसका एक रोड मैप और प्रारूप होना चाहिए जो हमारे पास है। कारण ये कि रोज़गार सृजन कैसे होता है, रोज़गार सृजन के लिए आपके वहाँ के लोगों को, युवाओं को
उस तरह का टैलेंट देना होगा कि अगर कंपनीज आएँ नौकरियां दें तो कम से कम उतने प्रशिक्षित हों, उनका जो प्रशिक्षण है वो सत्यापित हो। यहाँ तो एक ITI नहीं खुला, कोई कोर्स ही नहीं हुआ, ना कौशल विकास केंद्र हुआ बरौली विधानसभा क्षेत्र में, तो कहाँ से युवाओं को रोजगार देंगे आप। रही बात कि 90% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र की है। हमारे विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार और एक शहरी क्षेत्र के रोजगार सृजन में बहुत फर्क है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप फोकस नहीं करेंगे कृषि के ऊपर तो रोजगार सृजन नहीं हो पाएगा। कृषि को लोक लुभावन बनाने के लिए औद्योगिक और कृषि ये दोनों चीज़ों को जोड़ना होगा। जब हम बात करते हैं सूक्ष्म उद्योग की, लघु उद्योग की, तो कोई भी बात नहीं करता कि यहाँ आकर के अब नई नई छोटी मध्यम वर्ग की जो हमारे फैमिलीज हैं उनके लिए भी इंडस्ट्री बन सकती है। छोटे स्तर पर लगी रही है, सरकारी अनुदान है, लेकिन अज्ञानता का अभाव और दूसरी कि हमारे जो नेता हैं ये नेता कम से कम लोगों के बीच में उन योजनाओं तक को नहीं ले जा सकते जिसकी वजह से लोगों को लाभ मिले। आप सोचिए कि कौशल विकास केंद्र पूरे जिले में है लेकिन बरौली में आज तक एक भी नहीं खुला। अरे तो आप युवाओं की सोचते तो कम से कम काम तो करते, उसे ट्रेनिंग तो दिलाते, उसके लिए शिक्षण संस्थान खोलते, ITI खोलते। आपने सोचा नहीं। पर्यटन सबसे बड़ा हो सकता है रोजगार का माध्यम। पर्यटन मंत्री रहते जब नहीं किए। पर्यटन नक्टो भवानी है, प्राचीन शिव मंदिर है, प्राचीन धरोहर है, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिन्हें हम विकसित करके अपने लोकल टूरिज्म को जब बढ़ावा देंगे तो आप देखिएगा कि 2 पैसे की आमदनी ज़्यादा होगी। तो आपको वैसे ही इनोवेटिव आइडियाज से नए नए तरीकों से रोजगार सृजन और बिजनेस को बढ़ाना होगा। कहीं ऊपर से नहीं टपकेगा 4.5 लाख 10 लाख। आपके लिए रोड मैप देना होगा। कैसे देंगे? सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख, फिर आपके सरकारी घाटे का क्या होगा? अगर आपके पास खनिज नहीं है, शराबबंदी है, तो फिर आप राजस्व कहाँ से लाएंगे? कितने सारे लोगों को देंगे? शिक्षकों का क्या हाल हो गया आप देख रहे हैं। शुरू में निकाल दिए, लगा दिए चुनाव के नाम पर वोट लेने के लिए, उसके बाद शिक्षक आज बदहाल है, सारे शिक्षक हड़ताल पे हैं, नियोजित शिक्षण हो, हर कोई त्रस्त है। ये सोचना होगा कि रोजगार के लिए रोड मैप दीजिए, खाली आंकड़े मत दीजिए कि दे दूंगा। कैसे देंगे? जो हमारे पास है इस क्षेत्र को लेकर। कहीं ना कहीं आज की राजनीति में एक चीज देखने को मिल रहा है कि धन बल और बाहुबल हावी है। योग्यता को लोग जो है नहीं देखते, धन बल और जनबल और बाहुबल के आधार पर जो है चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। और इन परिस्थितियों में सीधे साधे पढ़े लिखे सुशिक्षित उम्मीदवार जिनको कहें डॉक्टर अभिषेक रंजन को थोड़ी सी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि धन बल की आजकल आवश्यकता हो गई है कि सामर्थ्यवान लोग ही चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार का माध्यम हो या डिजिटल माध्यम हो। अभी कोरोना काल में समय है तो बहुत ज़्यादा तो आप नहीं सभाएं बड़ी बड़ी कर सकते, हेलीकॉप्टर उतार सकते। सामर्थ्य रहेगा तो आप ज़्यादातर लोगों तक कम समय में पहुंच पाएंगे। सामर्थ्य का वो सदुपयोग है। सामर्थ्य का ये सदुपयोग नहीं कि अगर 10 लोग वहाँ पर हैं जो पैसे खा करके आपको वोट की दादागिरी करें कि हम किसी टोला या किसी गांव का वोट दिला देंगे तो उसको आप दे दिए कि वोट मिल जाए। अब जनता मूर्ख नहीं है। एक परिवार में अगर एक माँ किसी को वोट देती है तो जरूरी नहीं कि उसका बेटा उसी व्यक्ति को वोट दे। वैचारिक भिन्नता बहुत ज़्यादा आ गई है और मोबाइल क्रांति के बाद जागरूकता भी आई है, जिसका फर्ज अब ये हो रहा है कि देखिए बाहुबल और धन बल बरौली विधानसभा क्षेत्र में ये दोनों नगण्य हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं लास्ट में बातें जब हमेशा आती हैं तो ये बात आ जाती है कि कौन सा उम्मीदवार चर्चा का बीच कारण बना पूरे बरौली विधानसभा में, जहाँ कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार अभी तक पीछे रहे हैं मुख्य धारा के उम्मीदवारों से। लेकिन इस बार बदलेगी, क्योंकि हम 2 कदम आगे चल रहे हैं प्रचार प्रसार में भी और 2 कदम आगे चल रहे हैं लोगों तक अपने बात पहुंचाने में। मुख्य उम्मीदवारों से ज़्यादा सक्षम है और ज़्यादा भ्रमण भी कर रहे हैं, जन जन तक पहुँच रहे हैं, घर घर तक पहुँच रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक रंजन बरौली विधानसभा के मतदाताओं के लिए अगर कुछ अपील करना चाहें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ एक अपील है। 30 साल से आप लोगों ने नेता देखा, मालिक देखा, बादशाह देखा, सारे लोगों को आपने बहुत बार मौके दिए, बहुत बार सेवा के लिए आशा की और इतनी ज़्यादा निराशा हो गई है जिसकी पीड़ा मैं भी समझ सकता हूँ। मैं उस क्षेत्र में लगातार दौरे में हूँ तो आपके दुख दर्द के साथ रहा हूँ। जब बाढ़ में कोई डूबा तो उसका जात धर्म नहीं था। कोरोना में कोई पलायन करके आया, रोजगार बेरोजगार हुए तो जात धर्म नहीं था। जब यहाँ के लड़के गलत लत में पड़ते हैं, बेरोजगारी के चलते मारे मारे भटकते हैं, झंडा धोने के चक्कर में पार्टियाँ उलझाती हैं तो कोई जात धर्म नहीं होता। सारे युवाओं को मैं अपील करना चाहूँगा कि आप बहुत सक्षम हैं। आपके लिए हमारे पास रोजगार, शिक्षा और साथ ही साथ एक जागरूक नागरिक होने के लिए आप सभी का कर्तव्य है कि इस विधानसभा क्षेत्र में
जात धर्म से ऊपर उठकर जो भी आपके परिवार हैं, आसपास क्षेत्र हैं, उन सारे लोगों को जागरूक करिए कि प्रत्याशी चुनिए, किसी को भी चुनिए, प्रत्याशी चुनिए जो सक्षम प्रत्याशी हो सेवा करने के लिए। पार्टी को चुनते चुनते 30 साल में कहीं ना कहीं प्रत्याशी हावी कर दिए गए हैं पार्टियों द्वारा। क्षेत्र पे जो काम नहीं करते उन्हें भी पार्टी के जामा बुशर्ट टी शर्ट कुर्ता पहन करके वोट लेना पड़ता है, वोट दे देते हैं लोग पार्टी के ऊपर। लेकिन अब एक एक युवा जागरूक हो जाए कि केवल प्रत्याशी चुनिए, आपके सुख दुख में रहने वाले व्यक्ति को चुनिए, वो जो आपका साथ दे, प्रशासन से आपकी मदद कराए उसको चुनिए। कभी भी पार्टी के ऊपर जान करके टिकट मत दीजिए, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री एक अनेमार, कोई प्रधानमंत्री 7 RCR कहीं नहीं जाने वाला, आने वाला कोई आपके बरौली विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को सुलझाने के लिए आप जाएंगे प्रत्याशी के पास। इसलिए सही उम्मीदवार चुनिए। कभी भी पार्टी के ऊपर से ज़्यादा उम्मीदवार के खुद के सेवा भाव और खुद के उत्तमता पर आप जोर डालिए। ये सभी से होती महामारी रही, बाढ़ की विभीषिका रही, बाढ़ में ही बहुत ज़्यादा सर्पदंश की घटनाएं हुई, जहरीले सांप जो है घरों में घुस आए। और इन परिस्थितियों में नेताओं ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन चर्चा का विषय है कि अभिषेक रंजन लोगों से मिलते रहे, काम करते रहे। जनता अगर मौका दे तो क्या कुछ आपने किया और क्या कुछ करेंगे? देखिए, बाढ़ में हमने हर जगह ज़रूरी दवाइयाँ पहुँचाई NDRF के बोट के सहयोग से, अपने डंगी से, छोटे जो सहारे हैं नाव के। इसके अलावा हमने कोशिश की कि ज़रूरत के सामान में मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती, लोग चूड़ा मीठा ले जाते थे लेकिन ये मेडिकल हेल्प नहीं देते। हमने उनको सारे परिवारों को 23 के 23 पंचायत में पहुंचाया है। सर्पदंश एक हर बरसात में होने वाली समस्या, खासकर बाढ़ में बहुत ज़्यादा हुई है इस वर्ष, और इसके लिए हमने एक परियोजना बनाई और बहुत सारे लोगों को लाभ भी दिया। 35 के 35 पंचायत में हम लोग हर पंचायत में कम से कम 10 सेट एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराने वाले हैं। कुछ मदद की थी जिन्हें मरीजों की ज़रूरत थी, लेकिन अब इसको कुछ चुनाव के बाद पूरे संरचना के रूप में कराने वाले हैं, जिससे हर एक पंचायत स्तर में मुखिया या सरपंच जो है उनके यहाँ ये उपलब्ध रहेगा। 10 सेट एनी टाइम रहेगा कि एक साथ अगर 10 लोगों को भी सर्पदंश हो तो वो पूरे पंचायत में वहाँ पर तुरंत उनका इलाज हो सके, भर्ती करके पानी में वो मिला करके जिसका अभाव है वो सारी दवाई चल सके। सर्पदंश में एक जान अगर हम बचाएंगे तो वो पूरा एक परिवार बचेगा, जिसका कोई जाति धर्म में भेद नहीं। इसके अलावा जब हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना काल में सबसे अहम आ गई है पड़ाव पर। इसमें जब रेफरल सेंटर की बात करें कि एक भी यहाँ अस्पताल नहीं जहाँ पे पेशेंट्स थोड़े सीरियस हों तो भर्ती हो पाए। पूरे बरौली विधानसभा 40-50 किलोमीटर लंबा आपका हाईवे है, एक भी जगह कहीं आपको एक्सीडेंट केयर का, ट्रॉमा केयर सेंटर नहीं। लोग एक्सीडेंट होते हैं या तो ऊपर जाते हैं, नहीं तो बाहर जाते हैं। बाहर गए क्रम में उसमें भी मर सकते हैं, ऊपर गए तो खैर मर ही गए। इसमें हमें सोचना है कि विकास की बात करें तो कहाँ अस्पताल अच्छा है, ट्रॉमा केयर सेंटर अच्छा है, कहाँ रेफरल अस्पताल है, क्या उन अस्पतालों में जो अभी व्यवस्था है उसमें ज़रूरी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनकी तैनाती है। ये कुछ नहीं है बरौली विधानसभा क्षेत्र में, जिसका प्रतिफल है कि जो मरीज बच भी सकते हैं वो भी धन के अभाव में बाहर नहीं जा पाते, दम तोड़ देते हैं। इमरजेंसी मरीज ऐसे भी बाहर जाते जाते दम तोड़ सकते हैं। इन सब का लबोलुबाब है कि विधायक के तौर पे आने के बाद हमारे जो बीमारू बरौली की स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको अव्वल दर्जे का पूरे बिहार में बनाना है। और मैं चिकित्सक हूँ तो मैं दिल से चिकित्सक हूँ और रहूँगा, ये मैं करके रहूँगा कि एक एक गरीब, वंचित, हर एक वर्ग के व्यक्ति को हम सस्ता और बेस्ट इलाज कराएंगे पूरे बिहार में। 500 बेड का अस्पताल बनाने वाला हूँ मैं, साथ में पैरामेडिकल कॉलेज रहेगा। ये अस्पताल पूरे बिहार में सबसे बड़ा अस्पताल होगा जो हम बनाने वाले हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र में, यही दानापुर में बनेगा। और सस्ते से सस्ता बेस्ट इलाज करेंगे सारे अपने